चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो गया था। इस चैप्टर के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लेक्चर 9 है चैप्टर 12 से वेव्स एंड साउंड। टॉपिक हम कवर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर 3 में क्लास हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी। आपको याद होगा मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। सेकंड टाइप थी सर्कुलर और रोटेटरी मोशन और थर्ड टाइप हमारे पास है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इस चैप्टर में हम मोशन की तीसरी टाइप यानी कि ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। जरा रिव्यू कर लीजिए ऑसिलेटरी मोशन को। If a particle moves back and forth over the same path, the motion is called vibratory or oscillatory motion. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स पोजीशन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा, इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे अगर आपने डेली लाइफ में पेंडुलम को मूव करते हुए देखा हो, पेंडुलम आपने घड़ियों में देखा होगा कि एक ही पॉइंट के आगे और पीछे मूव करता है। इसी तरह बच्चों के स्विंग्स होते हैं, वो भी फिक्स पोजीशन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं। ये हमारे पास डेली लाइफ में ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। अब देखिए क्लास, ऑसिलेटरी मोशन से ही रिलेटेड एक और क्लास ऑफ मोशन है पीरियोडिक मोशन। Any motion that repeats itself in equal interval of time is called periodic motion or harmonic motion. अगर कोई भी मोशन फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करे तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन भी हो सकता है और वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है। जैसे आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है और हर सर्कल वो 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, हर बार अगर टाइम पीरियड सेम रहेगा तो हम इस टाइप ऑफ मोशन को पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है। जैसे अगर आपके पास पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, अगर हर बार वो वाइब्रेशन के लिए सेम टाइम कंज्यूम करेगा तो हम कहेंगे कि उसका ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन भी है। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक मोशन की। स्विंगिंग बॉब ऑफ अ पेंडुलम, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। वायलिन स्ट्रिंग, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायलिन देखा होगा जिसकी बारीक स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती हैं, यानी एक ही पोजीशन के आगे और पीछे मूव कर रही होती हैं। इसी तरह मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को भी अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो अपनी पोजीशन पे वापस जाती है, यानी कि एक ही पोजीशन से आगे और पीछे वाइब्रेट करती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वाइब्रेटरी मोशन की। आप क्लास डेली लाइफ में इनकी मजीद एग्जांपल सर्च कीजिएगा और उनको भी स्टडी कीजिएगा। अब देखिए क्लास, हम यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन की भी स्पेशल टाइप सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता चलता है। अब इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको इसकी डेरिवेशन को देखना पड़ेगा। देखिए डेरिवेशन के लिए हमने सबसे पहले एक स्प्रिंग ली है और उसके साथ मास अटैच्ड है। मास को हमने डिनोट किया है स्मॉल m से। अगर आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद जब रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाएगा। जिस पोजीशन पे स्प्रिंग रेस्ट में है ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है या फिर हम इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। जब हम इसे डिस्प्लेस कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर हम इसे डिस्प्लेस करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी स्ट्रेच करें या फिर कंप्रेस करें,
देखिए इस फिगर में ये स्ट्रेच हुई हुई है, जो इसकी न्यू पोजीशन है वो कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। जहां तक हमने इसको स्ट्रेच किया है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जहां पर ये रेस्ट में थी वो इसकी मीन पोजीशन है। जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसे हमने x नॉट से डिनोट किया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 0, यानी जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में होगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक, और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा। जो फोर्स इसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके जा रही है वो कहलाती है रीस्टोरिंग फोर्स, या हम इसे इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से है। स्प्रिंग क्योंकि इलास्टिक होता है इसीलिए स्ट्रेच करने के बाद वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करना चाहता है, तो हमने इस फोर्स को कहा इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। देखिए आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे ये फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तो आपको मालूम है कि वो भी तेजी से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाता है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है तो ये फोर्स भी ज्यादा होती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो ये फोर्स भी कम होती है। ये क्लास हम चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ आता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस साइन मौजूद है। यहाँ माइनस साइन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए क्लास, अगर डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आप पढ़ चुके हैं जब वेक्टर ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो उन्हें माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी F और X बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन विच इज इंडिकेटेड बाय माइनस साइन हियर। तो इस इक्वेशन को हुक्स लॉ भी कहा जाता है। हुक्स लॉ अभी आपने स्टडी नहीं किया है, हुक्स लॉ की डिटेल्स आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अभी यहाँ इतना समझ लीजिए कि F इज इक्वल्स टू माइनस kx, ये एक्सप्रेशन हुक्स लॉ की है। अब देखिए क्लास, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है जिसमें F इक्वल होता है ma के। इस इक्वेशन में भी हम F की जगह ma सब्स्टिट्यूट कर देंगे और माइनस kx एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा। देखिए ma से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने माइनस k अपॉन m और ये x एज इट इज लिख दिया, यानी ये पूरी साइड को हमने m से डिवाइड कर दिया। यहाँ k स्प्रिंग कांस्टेंट है और m मास अटैच टू द स्प्रिंग है, यानी ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट। ये देखिए माइनस साइन अपनी जगह एज इट इज है और x भी अपनी जगह एज इट इज है, k अपॉन m की जगह हमने लिख दिया कांस्टेंट। प्रीवियस डेरिवेशंस जो आप पढ़ चुके हैं, आपने वहां देखा है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे हम उसी का ऑपोजिट काम करेंगे, हम यहाँ कांस्टेंट हटाएंगे और उसकी जगह आ जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन, तो ये बन गया a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। a क्लास यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन, और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यानी आप इसे रीड कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फिगर में भी आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट राइट पे होगा तो एक्सेलरेशन लेफ्ट पे होगी, और अगर आप इसको कंप्रेस करते तो आपका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट पे होता और एक्सेलरेशन राइट पे हो जाती, यानी कि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते। इसी वजह से इस एक्सप्रेशन में माइनस साइन आ रहा है।
जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए क्लास, जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है उससे हम 2 पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड पॉइंट है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यही दोनों पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहलाते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से भी लिखा हुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या फिर कंडीशंस कहें, आप समझ जाइए इन्हीं दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक को क्लास आप बुक से भी रीड कीजिएगा और इसकी डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस कीजिएगा।